नमस्कार, मैं हूं बालेंद्र शर्मा दादीज और आप देख रहे हैं साइबर शो। जी हाँ दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम तकनीक दिनादिन का नाम बदल गया है और साथ ही बदल गया है और भी बहुत कुछ। तकनीक दिनादिन अब साइबर शो का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है, यानी आपका कार्यक्रम अब होगा पहले से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा उपयोगी। ये शो तकनीकी सूचनाओं का ऐसा पंचमेल चूर्ण है जिसकी बस एक साप्ताहिक खुराक आपको अपडेट रखने के लिए काफ़ी है। फिलहाल ये कार्यक्रम पाक्षिक रहेगा, लेकिन जल्दी ही एक साप्ताहिक कार्यक्रम में बदल जाएगा जो हर सोमवार को इंटरनेट पर उपलब्ध होगा। एक पेशेवराना कार्यक्रम बनाने की चुनौती आसान नहीं है, लेकिन जज्बा अपना मजबूत है। और फिर आप हैं ना हमारे साथ, मिलजुल कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम। आज के कार्यक्रम में आपके लिए हैं बहुत सी दिलचस्प चीज़ें। रोटी बनाने वाली मशीन को आप ज़रूर देखना चाहेंगे और कराची के उस अनोखे रिपोर्टर को कैसे अनदेखा कर देंगे जो न चाहते हुए भी इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया। आज हम बिटकॉइंस की गुत्थी को सुलझाने का भी प्रयास करेंगे और हिंदी खंड में हिंदी एसएमएस की सीमा पर चर्चा करेंगे। आपके लिए नए तकनीकी उत्पादों की जानकारी भी लाए हैं और आपके कुछ सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो और समय नष्ट किए बिना आइए शुरू करते हैं आज का साइबर शो। सबसे पहले आश्चर्य कथा, अंग्रेजी में बोले तो वाव एलिमेंट। क्या आपने कभी सोचा था कि भविष्य में मशीनें रोटी भी बनाने लगेंगी? ये कहानी अपनी पत्नी से नज़र बचाकर देखिए, क्योंकि शायद ही कोई पत्नी होगी जो ये मशीन देखने के बाद उसे खरीदने की जिद ना करे। कमाल 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 हो गया। बेचारी महिलाएं, रोटी बनाने का जिम्मा ना ने कितनी सदियों पहले महिलाओं के सिर पर आ गिरा, जो आज भी जारी है। पहले आटा गूंधो, उसके बाद रोटियां बनाओ। अगर रोटी गोल नहीं तो समस्या, अगर रोटी सिकी नहीं तो समस्या, और अगर रोटी जल गई तो और भी बड़ी समस्या। आप कितने भी आधुनिक क्यों न हो और आप कितने भी पैसे वाले परिवार से ताल्लुक क्यों न रखती हों, रोटी बनाना तो सीखना ही होता है। फिर भले ही आप टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाएं या फिर भारत के नक्शे जैसी चपातियां। बहरहाल अब उम्मीद बंधी है कि तकनीक की बदौलत जल्दी ही महिलाओं की इस शाश्वत व्यथा कथा का भी समाधान हो जाएगा। बाजार में आ गई है रोटी मैटिक। ऑटोमेटिक और रोटी को जोड़कर बनाया गया एकदम सटीक नाम। यह है एक ऐसी मशीन जो न सिर्फ आटा गूंथती है, बल्कि आपकी पसंद के लिहाज से छोटी या मोटी रोटियां भी बेलती है और उन्हें पका भी देती है। मशीन के एक हिस्से में सूखा आटा डालिए और दूसरे हिस्से में पानी। उसके बाद बिजली का स्विच ऑन करिए और बस रोटियों की मोटाई और संख्या तय करिए और लीजिए, हाजिर है गोल गोल गर्मा गर्म रोटियां। आमुख कथा की तर्ज पर हमारी प्रमुख कथा है बिटकॉइंस और उसके कथित निर्माता सातोशी नाकामोटो के बारे में। दोनों ने ही पिछले दिनों खूब
सुर्खियां बटोरी है। शहर में चर्चा है, आहा, शहर में चर्चा है। अब तक बिटकॉइन का नाम जरूर आपके कानों में पड़ चुका होगा। आपने ठीक समझा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। कुछ लोग इसे इंटरनेट जगत की मुद्रा भी करार देते हैं और कुछ इसे हैकरों तथा अपराधियों की संपदा मानते हैं। लेकिन वास्तव में बिटकॉइन क्या है और आखिरकार क्यों तमाम देशों की खुफिया एजेंसियां तथा सरकारें इस मुद्रा को लेकर परेशान हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं? है ही नहीं? जी हाँ, आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं ले सकते और न ही सोने के सिक्कों की तरह इसके गहने बनवा सकते हैं। मगर सरकारें इससे क्यों चिंतित हैं? ऐसा माना जाता है कि कुछ विलक्षण तकनीकी एक्टिविस्ट्स ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बिटकॉइंस जैसी वैकल्पिक करेंसी बनाई है। आप जानते हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व में आने वाले उतार चढ़ाव से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण एक गलत चीज है। असल में मुद्रा पर किसी चीज का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सातोशी नाकामोतो नामक एक इंसान, जिन्हें बिटकॉइंस का जन्मदाता माना जाता है, इन दिनों चर्चा में हैं। बताया जाता है कि वे धन पर सरकारी नियंत्रण की मौजूदा व्यवस्था को नाइंसाफी भरी व्यवस्था मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बैंकिंग प्रणाली के खिलाफ अपने असंतोष को बिटकॉइंस के रूप में जाहिर किया है। क्या यहाँ आपको धूम 3 फिल्म की याद नहीं आती? आमिर खान अपने पिता को दिए कर्ज की वसूली में बैंकों द्वारा किए गए अन्याय से इतने क्षुब्ध हैं कि वे बैंकों को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। वे एक के बाद एक बैंक शाखाएं लूटते हैं और हिंदी में अपने आक्रोश को व्यक्त कर जाते हैं। क्या सातोशी नाकामोतो की मनस्थिति भी कुछ ऐसी ही रही होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन सातोशी नाकामोतो को न्यूज़वीक ने खोज निकाला है, वे तो इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं। The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Okay. And if you look at the time span, 2001, when it was supposed to be developed, I wasn't there. I was working for the government through a contracting company. That's not me. Okay. I never communicated with Bitcoins. असली नाकामोतो बिटकॉइंस की व्यवस्था तैयार करने के बाद न जाने कहां जा छुपे हैं और इन नाकामोतो को प्रेस ने सवाल पूछ कर इतना परेशान कर दिया है कि वे न्यूज़वीक पर मुकदमे की सोच रहे हैं। बहरहाल, बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जिसका अस्तित्व सिर्फ कंप्यूटरों, सर्वरों और इंटरनेट तक सीमित है। क्या आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सुना है, जो आयकर रिटर्न और बैंकिंग लेन देन आदि में इस्तेमाल होते हैं? उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका अस्तित्व तो है। उसी तरह बिटकॉइन को भी देखा, छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका भी अस्तित्व है, एक वर्चुअल या आभासी मुद्रा की तरह। बिटकॉइन को लेकर समस्या यह है कि यह दुनिया की पहली मुद्रा है जिसे किसी बैंक या सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इनका निर्माण खास किस्म की तकनीकी चुनौतियों को हल करने से होता है। यूँ समझ लीजिए कि एक खास सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने बहुत जटिल तकनीकी चुनौतियां रखता है और अगर आप उनका समाधान कर लेते हैं तो वो इनाम में आपको कुछ बिटकॉइंस देता है। बिटकॉइंस का नियंत्रण भी बैंकों या सरकारों के हाथ में नहीं है। इनका नियंत्रण वही तकनीकी लोग करते हैं जो इन्हें जीतते या बनाते हैं। हर एक बिटकॉइन मालिक के कंप्यूटर में दुनिया की सभी बिटकॉइन मालिकों का ब्यौरा मौजूद रहता है। इसकी एक स्वचालित व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए एक भी बिटकॉइन का हिसाब इधर से उधर नहीं हो सकता। सवाल उठता है कि क्या इस आभासी मुद्रा की कोई अहमियत हमारी असल जिंदगी में भी है? जी हाँ, कई ऑनलाइन स्टोर बिटकॉइंस में भुगतान स्वीकार करते हैं। इंटरनेट से जुड़े लोग आपस में भी इनका कारोबार करते हैं। जहाँ तक कीमत का सवाल है, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वो रोज बदलती है और $10 से लेकर $10,000 के बीच कहीं भी हो सकती है। यानी आज रंक, कल राजा और परसों फिर रंक। वाह, क्या दुनिया है बिटकॉइंस की। और अब तकनीक दिनादिन खंड के तहत एक नजर डालेंगे तकनीकी दुनिया की खबरों पर। ट्विटर पर पाबंदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बदलती तकनीकी पसंद तक कई रोचक खबरें हैं हमारे पास। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के लिए बराक ओबामा का प्रेम पश्चिम में खूब चर्चित होता रहा है।
कॉमिक्स, विज्ञापन और किताबें तक आ गई थी इसके बारे में। आखिर क्यों ब्लैकबेरी से इतने प्रभावित हैं बराक ओबामा? क्या इसलिए कि उन्हें दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करना नहीं आता? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, दुनिया की खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मारुति की वैगन आर को बेहद प्रसिद्ध कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे बराक ओबामा ने ब्लैकबेरी स्मार्टफोन का इतना जबरदस्त प्रमोशन कर दिया था, जितना शायद करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च करके भी नहीं होता। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर ओबामा ने अपना प्रिय ब्लैकबेरी फोन त्यागने से साफ इनकार कर दिया था। President Obama is plainly addicted to his device. He didn't want to give it up. The president loves his BlackBerry. He used to walk around with two of them. He was determined to keep it even in the White House. President Obama gets to keep his BlackBerry. The Secret Service is going to soup it up. बराक ओबामा आज भी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक बार मौका आया तो वे एप्पल के आईफोन के जरिए एक फोन का नंबर डायल करने में भी नाकाम रहे थे। Obama has trouble with an iPhone. The president stopped at a campaign office in Port St. Lucie, Florida to thank volunteers. Then for the cameras, Mr. Obama was supposed to call two campaign workers who were working on his behalf. When White House Trip Director Marvin Nicholson handed him the president an iPhone, Obama didn't know how to make it work. जाहिर है उन्हें ब्लैकबेरी ही भाता है। उनकी टेबल का यह मशहूर चित्र देखिए जिसमें गोपनीय दस्तावेजों की फाइल के बगल में गर्वोन्मत्त ब्लैकबेरी फोन भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल ब्लैकबेरी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं, जबकि आईफोन और गूगल एंड्रॉयड फोनों की लोकप्रियता आसमान छू रही है। अब खबर है कि व्हाइट हाउस के अफसरान एंड्रॉयड स्मार्टफोन का परीक्षण कर रहे हैं। ओबामा जल्दी ही हाथ में एक ट्रेंडी एंड्रॉयड स्मार्टफोन लिए हुए दिख सकते हैं। लगता है ब्लैकबेरी ने दुनिया का सबसे प्रभावशाली, सबसे मशहूर और निःशुल्क ब्रांड एम्बेसडर खो दिया है। अगर अभी तक आप अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार कंपनी एयरसेल ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सबके लिए फेसबुक यानी फेसबुक फॉर ऑल नामक प्लान पेश किया है, जिसके तहत नए ग्राहकों को 2 महीने तक मुफ्त में फेसबुक एक्सेस मुहैया कराई जाएगी। पुराने ग्राहक खफा न हो, वे भी 1 महीने तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसे सक्रिय करने के लिए बस *121 *999# डायल करने की जरूरत है। दोनों ही प्लान में डेटा एक्सेस की सीमा है 50 मेगाबाइट्स। एडवर्ड स्नोडेन को आप भूले नहीं होंगे और न ही उनके इस रहस्योद्घाटन को कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हर महीने करोड़ों की संख्या में आम लोगों के इंटरनेट संदेश पढ़ रही हैं। इस काम में उनकी मदद करने का आरोप माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों पर लगा है। स्नोडेन के रहस्योद्घाटनों ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को आर्थिक नुकसान तो पहुंचाया ही है, उनकी साख पर भी ऐतिहासिक संकट आन पड़ा है। नतीजा, गूगल ने अपनी ईमेल सेवा को एनक्रिप्ट कर दिया है, यानी अब जीमेल पर भेजे जाने वाले संदेश कूट संकेतों में बदलकर इंटरनेट पर जाया करेंगे। हालांकि आपके और हमारे ईमेल बॉक्स में वे पहले की तरह ही सामान्य भाषा में पहुंचेंगे, लेकिन इंटरनेट पर परिवहन के दौरान उन्हें बीच में पढ़ लिए जाने की आशंका कम हो जाएगी। कुछ हफ्ते पहले याहू ने भी ऐसा ही किया था। शायद इससे याहू और गूगल की साख थोड़ी बहुत बहाल हो। वैसे अब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमारी ईमेल को पढ़ना मुश्किल नहीं है। एक तो गूगल, याहू आदि के ईमेल सर्वर अमेरिका सरकार के भौगोलिक नियंत्रण वाले क्षेत्र में हैं और जब भी जरूरत पड़े कानूनी व्यवस्थाएं करके वहां की सरकार इन सर्वरों पर मौजूद सामग्री को पढ़ सकती है। दूसरे, जब ये कंपनियां पहले खुद ही उनकी मदद कर चुकी हैं तो ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को गैर कानूनी ढंग से हमारे ईमेल बॉक्स में घुसपैठ की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। लगता है सोशल मीडिया की बदौलत अरब देशों में पैदा हुआ संकट अभी खत्म नहीं हुआ है।
मिस्र, लीबिया, बहरीन, ईरान, सीरिया आदि देशों में पैदा हुए राजनीतिक झंझावातों ने बाकी अरब देशों को भी इंटरनेट की ओर से सशंकित बना दिया था। अब तुर्की में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री TY एर्दोगान की सरकार ने यह फैसला तब किया जब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किए गए कुछ स्टिंग ऑपरेशनों का ब्यौरा ट्विटर पर डाल दिया गया। देश में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और ये नकारात्मक पब्लिसिटी प्रधानमंत्री के गले नहीं उतरी। उन्होंने ट्विटर पर पक्षपात और पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है और उसके साथ ही उस पर पाबंदी लगा दी है। बहरहाल, ट्विटर के खिलाफ सरकार का रुख उल्टा पड़ गया है। न सिर्फ आम लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका विरोध किया है, बल्कि वे SMS और टनल बेयर जैसे दूसरे वैकल्पिक तरीकों से ट्विटर पर टिप्पणियां करना भी जारी रखे हुए हैं। हालत यह है कि खुद राष्ट्रपति अब्दुल्लाह गुल ने भी ट्विटर पर ही टिप्पणी करके सरकार के फैसले से असहमति जताई है। कहते हैं इससे तुर्की में ट्विटर का इस्तेमाल पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री को बात कुछ समझ में आ रही लगती है, जिन्होंने अब कहा है कि फेसबुक और यूट्यूब पर प्रतिबंध की फिलहाल कोई योजना नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में आम लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए एक साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, करीब करीब अमेरिकी स्टाइल में ही, जहां की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कुछ महीने पहले एडवर्ड स्नोडेन के खुलासों के कारण बदनाम हुई थी। अब खबर है कि भारत सरकार जल्दी ही पुलिस को ज़रूरत के मुताबिक किसी के भी मोबाइल फ़ोन सुनने, SMS पढ़ने, उनके डेटा पर निगाह रखने और वैल्यू एडेड सर्विसेज तक की छानबीन की इजाज़त देने जा रही है। भारत में दूरसंचार सुरक्षा नीति बनने जा रही है और ये सब उसी के प्रस्तावित प्रावधान हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी निगाहें हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूर कुछ करेगी। ताज़ा प्रस्ताव भी उसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। गूगल पर सक्रिय हिंदी प्रेमियों के एक समूह का नाम है हिंदी विमर्श। इस समूह ने हिंदी से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर नियमित चर्चा और छोटी छोटी कार्य योजनाएं बनाने के लिए गूगल हैंगआउट्स के इस्तेमाल का फैसला किया है। गूगल हैंगआउट्स का आजकल राजनेता काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। ये वीडियो चर्चाओं का एक आसान प्लेटफॉर्म है। गूगल हैंगआउट्स पर हिंदी से जुड़ी चर्चाएं इस भाषा के प्रेमियों में थोड़ा उत्साह, थोड़ा रोमांच और थोड़ी उत्सुकता ज़रूर पैदा करेंगी। वे हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने में भी योगदान देंगी। इस परियोजना में अनेक देशों के हिंदी विद्वान, पत्रकार, साहित्यकार, तकनीक विशेषज्ञ, भाषा शास्त्री और आम हिंदी प्रेमी शामिल हैं। इस बारे में साइबर शो के जरिए भी आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। इस हफ्ते भी कई नए स्मार्टफोन्स आए। माइक्रोमैक्स और कार्बन ने कुछ अच्छे गैजेट्स निकाले, लेकिन जिस दमदार उत्पाद पर आज हम चर्चा करेंगे वो है सोनी का नया मझौले दर्जे का स्मार्टफोन। भारत में लॉन्च हुआ सबसे ताज़ा स्मार्टफोन है सोनी एक्सपीरिया T2। एंड्रॉयड जेली बीन 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस इस स्मार्टफोन की खासियत है इसका शक्तिशाली 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर जो क्वालकॉम ने बनाया है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा। स्मार्टफोनों के कैमरे जिस अंदाज में बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, उससे बहुत जल्द असली कैमरों के लिए संकट खड़ा होने वाला है। अब इसी फ़ोन को देखिए, इसमें LED फ्लैश भी है, ऑटो फोकस भी, HD रिकॉर्डिंग भी, छोटा सा फ्रंट फेसिंग कैमरा भी और साथ में 16x तक डिजिटल जूम भी। जितना जोरदार फ़ोन उतना ही दमदार कैमरा। सोनी एक्सपीरिया T2 की स्क्रीन का साइज है 6 इंच और 8 GB की बिल्ट इन मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 32 GB तक और बढ़ाया जा सकता है। इसका ड्यूअल सिम वर्जन भी मौजूद है और कीमत है 25,990 रुपये। हिंदी और तकनीक से जुड़े खंड में आज चर्चा करते हैं साइबर शो के दर्शक श्री हीरालाल कर्नावट के एक सवाल की।
उनकी उलझन है कि वे अपने स्मार्टफोन से हिंदी में उतने लंबे SMS नहीं भेज पाते जितने कि अंग्रेजी में। हम अंग्रेजी में जब SMS भेजते हैं तो 160 कैरेक्टर तक का SMS भेज सकते हैं जी, लेकिन जब हिंदी में SMS करते हैं तो वो 70 कैरेक्टर तक का ही मैसेज अलाउ करता है। अगर 70 से ज्यादा हो जाते हैं तो 2 मैसेज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? धन्यवाद। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आप तो अहमदाबाद में है शायद ना? जी जी, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी। हीरालाल जी, अगर आप हिंदी में सिर्फ 70 अक्षरों का ही SMS भेज पा रहे हैं तो इसमें आपके स्मार्टफोन का कोई दोष नहीं है। ये समस्या असल में यूनिकोड से संबंधित है। SMS के जरिए 140 बाइट या 1120 बिट डेटा भेजा जा सकता है। अब कैसे अलग अलग भाषाएं अलग अलग आकार में संदेश भेज सकती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी के अक्षर असल में ANSI कैरेक्टर सेट का पालन करते हैं, जिसके एक अक्षर का आकार 7 बिट है। यानी एक SMS के खांचे में जो 1120 बिट की गुंजाइश है उसमें अंग्रेजी के 160 अक्षर समा जाते हैं। अच्छा, अब कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी में SMS भेजने के लिए ANSI कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ASCII 8 कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैरेक्टर सेट में हर अक्षर का आकार 8 बिट है, यानी ANSI के 7 बिट से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका अर्थ ये हुआ कि SMS के लिए निर्धारित 1120 बिट के खांचे में इस तरह के 140 अक्षर ही आते हैं। इसलिए कुछ सिस्टमों में अंग्रेजी SMS 140 अक्षरों तक ही सीमित रहते हैं, और यही बात ट्विटर पर भी लागू होती है, जिसके संदेशों की सीमा 140 कैरेक्टर रखी गई है। और अब बात करते हैं हिंदी की। आप जानते हैं कि हिंदी या देवनागरी के अक्षरों को यूनिकोड के जरिए सहेजा जाता है। यूनिकोड के एक अक्षर का आकार 16 बिट है, यानी कि ASCII 8 से एकदम दुगना। इसका अर्थ ये हुआ कि 1120 बिट की सीमा सिर्फ 70 अक्षरों से ही भर जाती है। हिंदी के साथ साथ यूनिकोड का इस्तेमाल करने वाली अन्य लिपियों में भी SMS के जरिए सिर्फ 70 अक्षरों के संदेश ही भेजे जा सकते हैं। दर्शकों के सवालों की चर्चा चली है, तो नोएडा के श्री चंद्रमोहन रावल की समस्या पर भी चर्चा हो जाए। श्री रावल के Windows 7 लैपटॉप के स्क्रीन उल्टी हो गई। अब काम करें तो कैसे? मैं अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था और ये दबाते वक्त वो भी कुछ कैसे पलट दब गई मालूम नहीं, लेकिन अचानक से जो स्क्रीन था वो उल्टा हो गया। मेरे डार्ट बटन जो बाईं तरफ नीचे था वो दाईं तरफ ऊपर चला गया, और समय जो दाईं तरफ नीचे था वो बाईं तरफ ऊपर चला गया। अब इसका समाधान क्या होना चाहिए, ये क्यों हुआ? चंद्रमोहन रावल जी, कई बार हम गलती से कीबोर्ड पर कुंजियों का ऐसा संयोजन या कॉम्बिनेशन दबा देते हैं कि विंडोज़ की स्क्रीन उल्टी हो जाती है। हालांकि इस समस्या का समाधान बहुत मुश्किल नहीं है। विंडोज़ में स्क्रीन को चारों दिशाओं में घुमाने की सुविधा मौजूद है, जिसके ज़रिए आप अपनी उल्टी स्क्रीन को फिर से सीधी कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पर ऑल्ट और कंट्रोल कुंजियों को एक साथ दबाएं और उन्हें दबाए रखते हुए ही नंबर पैड में ऊपर की ओर तीर के निशान वाला बटन भी दबाएं। यानी कि इन तीनों बटनों को जब आप एक साथ दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन सामान्य स्थिति में लौट आएगी। इस कमांड को याद कर लें, ऑल्ट कंट्रोल अपर एरो। और सवालों ही सवालों के बीच में सुनते हैं एक दिलचस्प विज्ञापन, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन। डॉक्टर साहब, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट को पचाने में नाकाम हूँ। बस यूं समझ लीजिए कि अपनी तो तकनीकी तासीर ही बिगड़ी हुई है। तुम्हारी तो हालत काफी नाजुक दिखाई देती है। हर हफ्ते बिला नागा साइबर शो का एक डोज लेते रहो, तासीर दुरुस्त हो जाएगी। और अब चलते हैं पाकिस्तान। वहाँ के एक टेलीविजन चैनल के इस रिपोर्टर की उलझन देखिए, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? आज वेब विनोद में पेश है कराची के पत्रकार चांद नवाब की अजीबोगरीब व्यथा कथा।
तमाशा मेरे आगे कराची से लोग ईद मनाने अपनों में के लिए जा रहे हैं। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। दोबारा एक दफा दे दूं। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे। अरे यार क्या करे, गाड़ी चलती, उधर से निकल जा भाई। कराची से लोग अंदरून मुल्क कराची से लोग ईद मनाने अपनों में अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। एक दफा दे दूं। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। यार बड़ा बेगैरत आदमी, उधर से भाई, उधर से चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, उधर से चले जाओ ना यार, 1 मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस। बढ़ गए तो साथ में। और तो देखो हमारा साथ कराची से लोग अंदरून, या देखो कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। तो मित्रों, ये थे चांद नवाब, जो सोशल मीडिया के एक अनचाहे स्टार बन गए हैं। उपलब्धियों से तो हमने बहुत लोगों को स्टार बनते हुए देखा है, लेकिन नाकामी भी किसी को स्टार बना सकती है, ऐसा कम देखने को मिलता है। आज के साइबर शो में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे फिर भेंट होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव जरूर भेजें, उनका इंतजार तो रहेगा ही। चुनिंदा टिप्पणियों को अगले कार्यक्रम में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। तो अपने मित्र बालेंद्र शर्मा दादीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार।